तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा था स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसके ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं क्या होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं अभी तक हमने जैसे कूलम्स लॉ में देखा ना, दो ही चार्जेस के बीच में बात हो रही थी। तो होती दो ही चार्जेस के बीच में बात है, पर हम एक चार्ज ले लेते हैं जिसके ऊपर मल्टीपल चार्ज अपनी फोर्स लगा रहे होते हैं। तो जब एक चार्ज है हमारे पास, मान लो ऐसे, इसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इसी चार्जेस के ऊपर, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे डेफिनेशन तुम्हारी बन जाती है कि टोटल जब फोर्स जो लगती है ऑन द गिवन चार्ज वो वेक्टर सम होती है। बाकी सब वेक्टर सम होती है जो फोर्सेस उसके ऊपर एग्जर्ट हो रही होती है। ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले डेफिनेशन बोलता है व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charge। तो एक चार्ज पे जो बाकी सारे चार्ज फोर्स लगा रहे होते हैं वो वेक्टर सम कर देते हैं हम उन सब का। ठीक है, तो इसकी जो डायग्राम है वो देखते हैं ना, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो इसकी जो डायग्राम है वो देखते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो हम चार्ज मान लेते हैं, एक चार्ज हम मान लेते हैं, हम हमारे पास एक चार्ज क्या है यहाँ पे, एक चार्ज हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2, तीसरा चार्ज हमारे पास Q3, फिर सो ऑन अप टू Qn। ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस। तो इसको लिख लो। हमने क्या बोला, हमने बोला लेट Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn be the n number of point charges एंड अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनाने, पोजीशन वेक्टर बनाने। तो लेट कर लेते हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग R1, R2, R3 सो ऑन अप टू Rn be their पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम समझने पे। तो हमने क्या किया, हमने Q1, Q2, Q3 और Qn हमने ले लिए, पॉइंट चार्ज ले लिए। और इनके रिस्पेक्ट में हमने क्या लेना है, इनके रिस्पेक्ट में हमने लेना क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन से लेते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर Q1 पे जो आ जाएगा उसको मैं बोल दूंगा R1। ठीक है, जो Q2 पे जाएगा पोजीशन वेक्टर उसको मैं बोल दूंगा R2। जो Q3 पे जाएगा पोजीशन वेक्टर उसको मैं बोल दूंगा R3। और जो Qn पे जाएगा पोजीशन वेक्टर उसको मैं बोल दूंगा Rn।
तो अभी करना कुछ नहीं है, जैसे हमने कूलम फोर्स में निकाली है ना, Q1, जैसे मान लो ये दो फोर्सेज हैं, तो Q1 फोर्स जब एग्जर्ट करेगा Q2 के ऊपर, ठीक है, तो सारे क्या पॉजिटिव चार्ज ही हैं, तो Q2 क्या होगा, रिपेल होगा। तो जब Q2 करेगा Q1 के ऊपर, तो ये क्या होगा, रिपेल होगा। ऐसे करके हम करते थे। पर अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास Q1 गिवन चार्ज है। ये क्या है, ये हमने गिवन चार्ज मान लिया जिसके ऊपर बाकी सारे चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q1 सारे फोर्स लगा रहे हैं। तो हमारे पास एक ही फोर्स आएगी। जैसे मान लो जब फोर्स एक्सर्ट हुई Q1 पे फोर्स एक्सर्ट हुई, किसने लगाई, Q2 ने लगाई। तो फोर्स कैसे आएगी, तो फोर्स कैसे आएगी, फोर्स जब Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो दोनों में रिपल्शन होगी। पास तो ये जाएगा नहीं, तो जाएगा ये कहाँ पे जाएगा, ये दूरी, तो ये कौन सी साइड जाएगा, फोर्स इस वाली साइड जाएगी। ठीक है, इस फोर्स को हम नाम दे देंगे, नाम देना मैंने बताया हुआ है। फोर्स किसके ऊपर लगी, 1 के ऊपर, किसने लगाई, 2 के ऊपर। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा R2 से 1। ठीक है, ऐसे ही जब फोर्स 3 लगाएगा किसके ऊपर, 1 ऊपर। ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो वो कैसे लगेगी, फोर्स फोर्स कौन सी साइड लगेगी, ये वाली साइड। ठीक है, तो ये फोर्स कौन सी होगी, F किसके ऊपर लगी, 1 के ऊपर, किसने लगाई, 3 ने लगाई। छोटा हो गया, फोर्स किसके ऊपर लगी, 1 के ऊपर, किसने लगाई, 3 ने लगाई। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे आ जाएगा, ऐसे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, 1 3। ऐसे ही Q1 के ऊपर जब Qn ने लगाई फोर्स, तो जब Qn ने लगाई तो फोर्स कौन सी वाली साइड जाएगी, Qn थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो Qn ने, ये Rn आ गया ना, तो Qn ने फोर्स जब Q1 पे लगाई, तो ये कौन सी वाली साइड जाएगा, ऐसे करके देखो, इधर से जाएगा ना, ये तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, अभी लिखते हैं। फोर्स कौन सी वाली, ये Q1 कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड जाएगा। ठीक है, इसको मान लो, इस फोर्स कौन सी होगी, फर्स्ट पे लगी, किसने लगाई, एन ने लगाई। ठीक है, उसके बाद इसका जो हमारा आ जाएगा पोजीशन वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, Rn1 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने क्या किया, हमारे पास फोर्सेज आई, F1 पे लगाई 2 ने, फोर्स 1 पे लगाई 3 ने, सो ऑन अप टू फोर्स 1 पे लगाई n ने। इसके क्रॉस पोजीशन वेक्टर R21, इसके क्रॉस पोजीशन वेक्टर R31, इसके क्रॉस पोजीशन वेक्टर Rn1। ठीक है, यही हो गया हमारे पास, ऐसे ही आएगा। तो अब कुछ नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, हमने देखा कि क्या होता है, टोटल फोर्स किसके बराबर होती है, गिवन चार्ज की, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्ट ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। तो वेक्टर सम के लिए पहले तो हम फोर्सेस लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ का तो पता ही है कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो इस प्रिंसिपल के तहत जो टोटल फोर्स होगी उसको हम लिख लेते हैं एफ। तो टोटल फोर्स जो होगी एफ, वो किसके बराबर हो जाएगी, आपके पास सारी फोर्सेस का वेक्टर सम, F12, F13, F13 तक की ली ना हमने, सो ऑन अप टू F1n के बराबर हो जाएगी। अब आपने जो फोर्सेस निकाली है ना, उन फोर्सेस को हम निकालेंगे। तो उन फोर्सेस को निकाल के हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इनकी जगह। ठीक है, तो आ जाओ पहले, तो पहले आ जाते हैं हम, पहले हमारे पास आ गई फोर्स एक्सर्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो देखो कौन सी फोर्स है, Q1 के ऊपर Q2 ने जब फोर्स लगाई, ये वाली फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, चार्ज कौन कौन सा है इधर, Q1 और Q2। ठीक है, चार्ज कौन कौन सा है,
Q1 और Q2 चार्ज आपने इधर से देखते जाना आप। तो चार्ज आएगा Q1 Q2 अपॉन में R1 2 है तो उल्टा लिख लेते हैं 2 1 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाता है पोजीशन वेक्टर 2 1। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो। ऐसे ही फोर्स एक्सर्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो क्या आएगा फोर्स 1 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, दूसरा चार्ज कौन सा है Q3 अपॉन में 3 1 है तो 1 3 है तो 3 1 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 3 1 का। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन अप टू फोर्स एक्सर्ट ऑन Q1 ड्यू टू Qn, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स 1n इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, दूसरा कौन सा आ गया Qn अपॉन R, यहाँ पे 1n है, यहाँ पे n1 आ जाएगा स्क्वायर इंटू R1n। इसको मान लो आप 3 मान लो, चलो ठीक है। तो पुट कर दो बस, पुट, इसको क्या माना हुआ हमने, इसको कुछ माना हुआ नहीं, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, पुट 1 2 एंड 3 इक्वेशन इन ए, तो फोर्स आपकी जो टोटल हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, करो वैल्यू पुट। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या है, इसको कर लो ये 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 ये इधर पुट कर लो तो क्या आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको Q1 Q2 ऐसे लिख लेते हैं अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का स्क्वायर R21 डायरेक्शन वेक्टर। तो F2 क्या हो जाएगा 1 3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31 का स्क्वायर R31। ठीक है, अप टू सो ऑन लास्ट वाले जो है F1n, तो Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1n1 का स्क्वायर और Rn1 का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, तो देखोगे Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो आप ऐसे तो इसको कॉमन निकाल लो, तो F किसके बराबर आ जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा हमारे पास, ये तो बाहर निकल गया, इतना इतना ये तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर और 31 वेक्टर प्लस हो ऑन Qn अपॉन में 4 पाई 4 पाई कहाँ से बच गया Rn1 का स्क्वायर और Rn1। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे समीशन बना लेंगे, देखो कैसे बनाते हैं। तो जो फोर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स हमारे पास क्या आ गई इक्वल टू Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीशन बनाते हैं, आई रख लेते हैं और ऊपर n तक जाते हैं। तो देखो ये पहली वाली टर्म को देखो, पहली वाली टर्म को। ठीक है, यहाँ पे Q है तो मैंने Q रख लिया, अपॉन में यहाँ पे R है तो R रख लिया। अब देखो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 1 है, 2 1 है, 2 है, 3 3 3, यहाँ पे 2 2 2 था, यहाँ पे 3 3 3 है। ठीक है, तो n n n है, तो बेसिकली ये वाले 2 चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है, 1 1 इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, और लास्ट वाले में 1 1 सेम है। तो हमने क्या करना है, हमने जहाँ जिसको चेंज करना है ना उसको कुछ नहीं करना, जो जो वैसा ही रह रहा है तीनों टर्म में उसको वैसे ही लिखो। तो 2 तो हमारा नहीं रह रहा वैसे चेंज हो रहा है, पर 1 उसके साथ ऐसे रह रहा है तो 1 लिख लेता हूँ। ऐसे R 2 चेंज हो रहा है, 1 ऐसे रहा, 1 लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या किया आई रखा है ना, तो इसके साथ आई लगा दूंगा, आई मतलब चेंज, ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, इसका स्क्वायर है
और इसका क्या है। देखो अगर मैं अब स्टार्ट करता हूँ इधर आई कितना आई 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 यहाँ पे रखा ना, तो आई के साथ इधर कितना 2, तो यहाँ पे रख लेता हूँ 2, तो 2 से लेके n तक जाऊँगा। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे मैंने Q1 आई Q2 लिया ना, तो Q आई की जगह आ जाए 2 अपॉन में R आई की जगह 2 1 का स्क्वायर और आई की जगह 2 1 कैप। ऐसे ही अगर Q की जगह 3 होता, आई की जगह 3 होता, आई इज इक्वल टू 3 होता, तो 3 R 3 1 और R 3 1। तो ये देखो ये सेम इसके बाद ऐसा ही है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया इसका, ये हमारे पास आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें छोटी सी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो बेसिकली देखो, अगर हमारा पहली बात तो हमें इतना पता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से किधर जाती हैं, ट्रैवल करती है नेगेटिव चार्ज वाली साइड। ये डायरेक्शन होती है, हमेशा पॉजिटिव से किधर होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मान लूँ कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे। मैं मान सकता हूँ इधर वाली साइड जा रही होगी, ऊपर वाली साइड जा सकती हैं, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है ना। तो मैं हर जहाँ मेरा मन कर रहा है उधर मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये कर क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा कहीं, बाहर ही कहीं नेगेटिव होगा ना, जिसको ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं मैंने अपनी मर्जी से बनाई है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट मे बी, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जैसे इस केस में मैंने क्या बनाया है, इस केस में मैंने स्ट्रेट लाइंस बना के दिखाई है। स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इनके बारे में आ जाता है कि टेंजेंट 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 टू इट एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field। ठीक है, जैसे मैंने पहला पॉइंट तो आपको समझा दिया, इमेजिनरी क्यों बोला, क्योंकि मैंने चार्ज रखा, उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से लाइनें ड्रॉ कर ली, क्योंकि मुझे पता था अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव कहीं पे बाहर ही होगा। दूसरी चीज़ क्या बोली, इट मे बी स्ट्रेट और कर्व। तो ये जो लाइन्स हो सकती हैं स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रेट बनाई है। अब कर्व कैसे होंगी, मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमें पता है डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक पाथ तो ये हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जा सकती है। तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। और तीसरी चीज उसने बोला, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लो जैसे ये कर्व पाथ है ना, ये कर्व पाथ, तो कर्व पाथ में अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ, जैसे मान लो ये कर्व पाथ है, तो ऐसे करके जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्शन देखनी है तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ड्रॉ करूंगा ऐसे इधर का, तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो इस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी साइड है। ठीक है, ये इसने बोला, तीसरा पॉइंट बोला। अब आ जाओ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज के बारे में लिखते हैं। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपकी आई ये जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ पे स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ऐसे करके ई के साथ डिनोट करते हैं हम इसको। और एक और चीज़ छोटा सा आप नोट में लिख लो समझने के लिए, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, जब भी अप्लाई करेंगे ना, इसको दिमाग में रख के करेंगे कि फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूस होती हैं, बट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। अब देखो कॉन्टिन्यूस कैसी होती हैं, जैसे ऊपर आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई है, क्या कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमें ब्रेकेज दिख रही है? नहीं दिख रही ना। तो ये कॉन्टिन्यूस नेचर में अब क्लोज लूप फॉर्म क्यों नहीं करती? जैसे मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज हो, ये क्या नेगेटिव चार्ज मैंने बोला। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसकी डायरेक्शन भी इस वाली साइड जा रही है ना, नेगेटिव चार्ज वाली साइड जा रही है। तो अगर मैं एक और बनाता जो कि कर्व पाथ में होती, तो उसकी डायरेक्शन भी किधर जा रही है? इधर ही जा रही है। तो इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं, एक ये शॉर्टेस्ट पाथ से भी ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे करके जा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोज लूप थोड़ी फॉर्म हो रही है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है नीचे। ठीक है, और ये वाली लाइन ऐसे करके सीधी डायरेक्शन में जा रही है ऐसे। तो क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो रही। क्लोज लूप कैसे फॉर्म होती है? अगर ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में घूमते रहे ऐसे करके, इसको क्लोज लूप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लोज लूप बोलते हैं। तो ये दोनों जो फील्ड लाइंस है, इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो उसने यही बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, पर होती क्या है? कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थर्ड वाली प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती ईच अदर को। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो कर्व पाथ होता है, ठीक है, जो कर्व पाथ होता है उसके ऊपर हम अगर डायरेक्शन देखना चाहें, तो हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे उस लाइन पे एक पॉइंट बनाएंगे, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हमें क्या पता चल जाती है? डायरेक्शन पता चल जाती है। अब ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, तो इसकी डायरेक्शन भी कितनी आई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई तो इसकी डायरेक्शन भी कितनी आई? एक आई। अब होता क्या है, अगर हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लें, एक मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, और दूसरी क्या करी? दूसरी इसके साथ इंटरसेक्ट करी। तो अगर मैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, उस पॉइंट पे अगर मैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो उस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहूँ, तो अब क्या है? इसकी ये डायरेक्शन बन रही है और इधर से ये डायरेक्शन बन रही है। तो मेरे पास इस पॉइंट से कितनी डायरेक्शन बन गई? दो डायरेक्शन बन गई, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है ना। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट करती नहीं है। तो रीजन क्या है? रीजन है कि इफ दे intersect each other, there will be two direction of electric field at the point which is not possible। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आ जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि इन द रीजन
in the region of strong electric field lines, in the region of strong electric field lines are very close. In the region of strong electric field lines are very close to each other, whereas in region of weak electric field lines lines are far. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ना ऐसे करके हम डायग्राम बना ले, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? दूर दूर होंगी, थोड़ी फार होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वीक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट हमारा, 5th पॉइंट आ जाएगा द टेंजेंट। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इक्वल डिस्टेंस भी होंगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वल डिस्टेंस पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, जहाँ पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, इक्वल डिस्टेंस पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पैरेलल लाइन होगी ये, और इसका बीच का डिस्टेंस पैरेलल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 7th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो अगर सरफेस की बात करें हम, तो मान लेते हैं अगर हमारे पास ऐसे करके हमारे पास एक सरफेस है और ये हमारे पास मान लेते हैं ऐसे करके सरफेस है। एक सरफेस हमारा फील्ड विद पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड सरफेस जो हमारा है बी सरफेस, ये फील्ड विद नेगेटिव चार्ज। अब आप लोगों को पता ही है कि डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर ये सरफेस है तो जैसे कॉपी को ले लो, अगर कॉपी, जैसे कॉपी का एग्जांपल लेते हैं ना, कॉपी क्या एक सरफेस है, तो कॉपी पे ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी? या तो ऊपर वाली साइड जाएंगी या तो नीचे वाली साइड जाएंगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव ढूंढते हुए या तो ऊपर वाली साइड जाएंगी या तो नीचे वाली साइड जाएंगी। तो दोनों केस में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढते हुए पॉजिटिव कहीं से क्या आएगा? कॉपी वाली साइड आएगा, है ना, ऐसे करके, या तो नीचे से आएगा। तो हमेशा क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल टू द कंडक्टर होता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने प्रॉपर्टीज में, ये मैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज, इसमें पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे पास, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, और टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे तो वो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है।
प्रॉपर्टी में पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होती है। डायरेक्शन इसकी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और जो डायरेक्शन हम ऐसे भी जूम कर सकते हैं, जो डायरेक्शन फोर्स की अगर हमें देखना आ गई ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ठीक है, और क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस होती हैं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, जहाँ पे पास होती हैं, जहाँ पे क्लोज होती हैं वहाँ पे स्ट्रांग होती हैं, और जहाँ पे वीक होती हैं वहाँ पे दूर दूर होती हैं। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करो तो क्या देता है, डायरेक्शन देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इक्वल डिस्टेंस पैरेलल लाइंस बनती हैं। ठीक है, और सरफेस ऑफ कंडक्टर से हमेशा 90 डिग्री की लाइन के बारे में पढ़ना था। तो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट on the axial line of इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो छोटा सा मैं आपको इधर समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो जब हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों, एंड वो क्या हों, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस हो। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लो हमारे पास क्या है, पेयर है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। तो एक चार्ज आ गया हमारे पास पॉजिटिव, एक आ गया नेगेटिव। ये दोनों क्या है, इक्वल है, अपोजिट, और इनके बीच में हमारे पास सर्टेन डिस्टेंस है। तो ये सर्टेन डिस्टेंस कितना होता है, 2L का होता है। तो ये कंडीशन जब भी मिलेगी ना, तो उस टाइम पे हम बोल देंगे ये कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर ये 2L है ना, तो इसका एक सेंटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर सेंटर ऑफ डायपोल ये O है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये L हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ डायपोल क्या बोलते हैं, एक इसमें आपके पास सेंटर ऑफ डायपोल होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये क्या है आपका, ये आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है। तो वो यहीं से हम कर लेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इसको हम डिनोट करते हैं P के साथ। ठीक है, और ये कुछ नहीं होती है, P किसके बराबर होता है, इन दोनों चार्जेस में से एक चार्ज ले लेते हैं। तो इंग्लिश में हम अगर लिखना है तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, तो आइदर चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, दोनों में से एक इंटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L। तो ये फार्मूला आपके पास किसका हो जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो हमारा टॉपिक है मेन। ठीक है ना, टॉपिक मेन क्या था, हमारा टॉपिक था हमने क्या करना है, एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ने वाला है ना, वो कौन सा है कि एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो डायपोल से जो लाइन पास कर रही होगी ना, डायपोल की लाइन से जो लाइन पास कर रही होगी उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये अगर डायपोल हम मान ले ए और बी, ये हमारे पास क्या है, डायपोल। ठीक है, तो डायपोल क्या होता है, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है डायपोल में, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना होता है, 2L। तो इसका एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, O।
तो ए ओ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल, और ओ बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास हो जाएगा एल, ठीक है ना। तो अब एक्सियल लाइन क्या हुआ, डायपोल अ लाइन पासिंग, अ लाइन पासिंग along axis of dipole, along axis of dipole, एक्सिस ऑफ डाइपोल से जो लाइन पास कर रही होगी उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं, एज एक्सियल लाइन, ठीक है। तो ये हमने डाइपोल तो बना लिया, अब इसकी एक्सिस से जो लाइन पास कर रही होगी वो ऐसे करके कर रही होगी, इधर से ऐसे करके, ये एक्सिस होगी डाइपोल की, एक्सिस से लाइन पास कर रही होगी उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इसकी एक्सिस होगी, तो एक्सियल लाइन हमने बना ली। अब हमने एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, हमने एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो हम मान लेते हैं ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं पी। तो यहाँ पे क्या निकालना हमने, यहाँ पे हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, और जब टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कर लिया तो हमारा ओ और पी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हम ये लेट कर लेंगे, हम आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, डाइपोल लिया ए बी, ठीक है, चार्ज रखे, डिस्टेंस बनाया, एक्सियल लाइन पता है हमें क्या होती है, पॉइंट रख दिया टेस्ट चार्ज, ओ और पी का जो डिस्टेंस है वो आर ले लिया हमने, ठीक है। अब आगे आगे डायग्राम समझाता जाऊंगा, अच्छे से समझना। तो इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पहले ए चार्ज, ए के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से निकालेंगे, फिर बी के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से निकालेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं इधर देखो। अब हमें मुझे बताओ, अगर अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हम पहले ए की और पी की बात कर रहे हैं, ए पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, और पी के पास क्या टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है। और अब क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। तो अगर ये रिपेल करते हैं तो टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा कि यहाँ इससे दूर जाएगा, तो रिपेल में क्या होता है, उससे दूर जाएगा। तो टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में, टेस्ट चार्ज क्या होगा, टेस्ट चार्ज जो नॉट है ये दूर वाली साइड जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ए की वजह से टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ए की वजह से, ए की वजह से टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन क्या हुई, ये बन गई टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने बताया फोर्स कुछ डायरेक्शन में रिपेल हो रही है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रही है, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं। तो इस तरह बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख लेते हैं हम E1, ठीक है। E1 लिख लो, चाहे तुम E2 लिख लो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम 2 मिनट, तो इसको हम लिखते हैं ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। अब देखो, इसका डिस्टेंस भी पूछेगा, ये हमें हमें इसका ये डिस्टेंस भी पूछेगा कि ये जो डिस्टेंस है ए और पी के बीच में ये कितना है, तो इसको भी इधर ही बना लो, ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐसे करके लिखेंगे। तो देखो, पी से लेके ओ तक आपके पास क्या है आर, तो ओ से लेके आगे ए तक क्या आपके पास एल। तो हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी हमारे पास क्या है, ए पी हमारे पास क्या है, ए ओ प्लस में ओ पी। तो देखो ए ओ कितना है एल, और ओ पी कितना है आर। तो हम ए पी का डिस्टेंस कितना लिख सकते हैं, एल प्लस आर या आर प्लस एल, तो हम इसको लिख लेते हैं आर प्लस एल, ठीक है। ऐसे ही जब बी पॉइंट से, बी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज पड़ा और पी पॉइंट पे कौन पड़ा, और पी पॉइंट पे हमारे पास टेस्ट चार्ज पड़ा है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन होगी तो जो पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। जब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, ठीक है। इसको आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इसको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 2, ठीक है। अब बीपी का डिस्टेंस भी निकाल लो। तो बीपी का डिस्टेंस, अगर मुझे इतना डिस्टेंस निकालना है बीपी का, तो कैसे निकालूंगा, तो देखो, अगर ओ और पी कितना है आर, है ना आर, अगर इस ओ पी में से, है ना, ओ पी में से मैं ओ बी निकाल लूँ, देखो हमें निकालना है बीपी। अगर मैं ओ बी में से, सॉरी ओ पी में से मैं क्या निकाल लूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अगर मैं ओ और पी में से किसको निकाल लूँ, ओ बी को निकाल दूँ, तो क्या आ जाएगा, आर में से किसको निकाल रहा हूँ, एल को निकाल रहा हूँ, ये आर और ये एल है। तो पीछे क्या बच रहा है, पीछे मेरे पास क्या बच रहा है,
बीच में मेरे पास बचता है बीपी बचता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर माइनस एल मेरे पास, ठीक है। यही डायग्राम है। तो डायग्राम एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको, समझना। तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डायपोल ले ली, ए बी हमारे पास डायपोल आ गया, लिखते चलो यहाँ पे इसको, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो let us take an electric dipole AB. It consists of two point charges minus q and plus q separated by a very small distance 2l। तो डायपोल हमने डायपोल लिया ए बी, ठीक है, जिसके पास क्या था, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस था, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस क्या हो गया, 2l हो गया। लेट किया, उसके बाद हमने एक्सियल लाइन तो हमें पता है, उसके बाद क्या लेट किया हमने, क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज हमने लेट किया कहाँ पे, एट पॉइंट पी पे, ऑन द एक्सिस ऑफ एक्सियल लाइन, सॉरी ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया ओ पी हमारे पास कितना है, आर है, ठीक है। ए पी हमने निकाले कितना है, आर प्लस एल है, और बी पी भी हमने निकाले कितना है, आर माइनस एल है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने निकाल के रख लिया, यहाँ पे इसको समझ लेना। तो सबसे पहले अब क्या आ जाएगा, हमने जो पहला निकाला जो हमने आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज ऑन क्यू नॉट, ठीक है ना। तो पहले आकर ये हमने क्या, इस माइनस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगी उसके बारे में कर रहे हैं। तो हमें हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो इस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हुई तो ये किस साइड आया, इस साइड आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, E1। तो हम इधर लिख लेंगे E1 इज इक्वल्स टू, चार्ज क्या है यहाँ पे, माइनस चार्ज है, तो इसको हम चार्ज लिखेंगे, ठीक है। चार्ज आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर क्या है इस केस में, देखो जब माइनस की वजह से लगा तो हमने क्या निकाला, बीपी निकाला था। तो इस केस में जो हमारे पास चार्ज वो क्या है, आर माइनस एल, बीपी क्या है हमारे पास, आर माइनस एल, तो यहाँ पे आएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद E2 हमारे पास देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन क्यू नॉट। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा था हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या रिपल्शन हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसकी वजह से, E2 क्या आ जाए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब क्या करो, ये दो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब हम क्या निकालते हैं ना, एक चीज याद रखनी, हम निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमारे पास ना दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाती है, E1 प्लस में E2। पर इस केस में देखो क्या हो रहा है, E2 इधर जा रही है और E1 इधर जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो E और R के बीच में क्या रिलेशन है, ई और आर के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, है ना। अगर डिस्टेंस आर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। देख लेते हैं। तो इसमें देखो, जब माइनस से टेस्ट चार्ज तक पहुंचा तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, बीपी, और जब ए से टेस्ट चार्ज तक पहुंचा डिस्टेंस कितना है, एपी। तो बीपी और एपी में बड़ा कौन है, बीपी
अगर AP और BP की बात करूं तो डिस्टेंस किसका बड़ा है, डिस्टेंस AP का बड़ा है। तो AP का अगर डिस्टेंस बड़ा है इस केस में, तो हमें इधर से ये पता चल जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होगी, कम होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, किससे, BP से। ठीक है, तो अगर AP की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है BP से, तो जिसका डिस्टेंस कम है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड BP की वजह से आ रही है, वो हमारे पास क्या जा रहा है, तो BP की वजह से कौन आ रही है, E1 आ रही है। तो हम इधर कैसे लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे E1 माइनस E2। ठीक है, तो इसको लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E2 माइनस E, सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, E1 क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का स्क्वायर, और E2 क्या हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है वो निकाल देते हैं बाहर, कॉमन क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, पीछे क्या बचा, इसके पास बचा 1 माइनस R, 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करो थोड़ा इसको, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा बाहर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो R प्लस L ऊपर आ गया, माइनस R माइनस L स्क्वायर भी ऊपर आ गया, अपॉन नीचे R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने, एक तो हमें सीधा दिख रहा है A प्लस बी और A माइनस बी का होल स्क्वायर, एक तो ये खोलना हमने। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास ऐसे करके ना R का स्क्वायर L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अगर इसको मैं ओपन करूँ तो देखो क्या आएगा, ए क्या है किस फॉर्म में, ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर के फॉर्म में, कितना होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अगर आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर है किसके बराबर है, इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म का फार्मूला क्या होता है ये, तो इसमें कन्वर्ट करो क्या आएगा, आर माइनस एल और आर प्लस एल। अब इसके साथ क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर, इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। तो ये जो है ये किसके बराबर है, नीचे वाला देखो, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं आर का, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यही इसी को होल है ना, इसकी जगह मैं आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं ये रखूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या रख दिया मैंने, एल का आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको इधर निकाल के दिखाया। अब दूसरा आप सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस ऐसे ही रहने तो ब्रैकेट में माइनस भी खोल लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, तो ब्रैकेट बंद होगी, तो इसको करो सिंप्लीफाई, तो ई क्या आ गया हमारे पास, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, और नीचे क्या है आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक आर पॉजिटिव का है, एक आर नेगेटिव का है। ठीक है, ये नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ कट गया, एल नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ कट गया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा 2RL और 2RL। ठीक है, तो लिखते हैं नीचे, तो ई हमारे पास किसके पास आ गया, ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2RL और 2RL कितना हो गया, 4RL अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, देखो हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो है आपके पास 4L, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4 और R इंटू एल। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2R इंटू 2L, 4RL को मैं 2R इंटू 2L लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2R इंटू 2L। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ Q इंटू 2L और 2R बाद में लिख लूँ, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ Q इंटू 2L किसके बराबर होता है,
पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगी 2r p अपॉन में 4πε0 r का स्क्वायर माइनस l के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला। तो ये रिक्वायर्ड फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए। ठीक है, अब एक हम इसका स्पेशल केस करेंगे फॉर शॉर्ट डायपोल। अब स्पेशल केस करेंगे फॉर शॉर्ट डायपोल। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट डायपोल के लिए हमने करना क्या होता है, देखो जहाँ पे जो हमने किया ना, यहाँ पे लिया हुआ एल लिया हुआ है, एल को एज कंपेयर टू आर, एल को एज कंपेयर टू आर मैं बोलूंगा एल एज कंपेयर टू आर इज वेरी स्मॉल। तो उस केस में क्या होता है, एल जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो इधर लिखेंगे फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर short dipole if L is very less than R, that is L is equals to 0। तो आपने जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसमें L 0 पुट कर देना। तो करो E इलेक्ट्रिक फील्ड 2rp आ जाएगा आपके पास, नीचे 4πε0 r का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2rp आपके पास किसके पास आया, क्या आ जाएगा, ठीक है, आर का स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2rp अपॉन में 4πε0 r4 काटा, इधर से r कट गया, r कितने बच गए 3। तो आपके पास बेसिकली फॉर शॉर्ट डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2p अपॉन में 4πε0 r3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहाँ पे निकाला हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे निकाला। ठीक है ना, इसमें हमने पढ़ा पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, जो कि सर्टेन डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, 2l लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस टू द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। तो इन दोनों में से एक चार्जेस हमने ले लिया q और डिस्टेंस कितना में 2l। उसके बाद एक्सियल लाइन के पढ़ा, एक्सियल लाइन क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ डायपोल। तो ये हमारे पास डायपोल था, इसकी एक्सिस से अगर लाइन को पास कराते तो ये क्या बन गई, एक्सिस से लाइन को पास कराया था एक्सियल लाइन बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉजिटिव चार्ज ए की वजह से रिपल्शन हुई, तो वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जिस डायरेक्शन में फोर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से हुई, तो अट्रैक्शन आ गई। ठीक है, डिस्टेंसेस हमने उसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी निकाली। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको समझाया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के था। तो आर अगर रेडियस अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा, अगर रेडियस ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो जिसमें जिसमें हमने इधर क्या किया, जिसमें रेडियस कम था ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम वो नेगेटिव रख दिया। तो E1 की ज़्यादा आई, E2 की कम आई, तो ऐसे करके इसको अरेंज कर दिया, वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई में इधर आके हमने क्या किया, अगर हमने बोला कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूँ तो मेरे पास क्या बनता है, ये नीचे वाली टर्म ही बनती थी। तो मैंने वहाँ पे उसको पुट कर लिया, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस माइनस बी स्क्वायर का को ओपन किया, तो हमारे पास 2r आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का एक फार्मूला बनाया, वो पुट किया, हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। फिर शॉर्ट डायपोल के लिए हमने बोला एल वेरी स्मॉल टू आर है, दैट इज एल जीरो के बराबर पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो दिस इज यूर एक्सियल लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी में हमने इक्वेटोरियल लाइन भी करनी है, तो आ जाएगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड intensity on equatorial line of electric dipole। तो अभी तक हमने एक्सियल लाइन पढ़ी। एक्सियल लाइन क्या होती है, जो लाइन इलेक्ट्रिक डायपोल से पास करे उसको हम क्या बोलते हैं, जो लाइन इलेक्ट्रिक डायपोल से पास करे उसको हम बोलते थे एक्सियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, तो मान लो अगर हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास डायपोल है ना, डायपोल क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट पेयर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास ये डायपोल है ए बी, ठीक है, ए और बी, यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल आ गया। ये क्या हमारे पास
सेंटर ऑफ डायपोल O। तो इस पूरे का डिस्टेंस कितना होता है 2L। तो यहाँ से लेके यहाँ तक L आ जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक L आ जाएगा। अब इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं हम कि सेंटर ऑफ डायपोल से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास, सेंटर ऑफ डायपोल के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अगर है तो उसको क्या बोलते हैं? हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो ये हमने इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ की। इस इक्वेटोरियल लाइन पे हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया हमने P, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज लिख दिया Q0। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए को और P को ज्वाइन करेंगे। ए को और पी को ज्वाइन करेंगे तो मान लेते हैं ए को जब पी को ज्वाइन किया तो यहाँ पे जो एंगल बना उसको थीटा मान लिया। ऐसे ही बी और पी को भी ज्वाइन किया, जब बी और पी को ज्वाइन किया तो यहाँ भी जो एंगल बना इसको भी क्या मान लेते? थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, नेगेटिव चार्ज ए पे है और पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज किसके ऊपर है? उल्टा ही लिखता हूँ हमेशा मैं। और पी पे क्या हमारे पास? पी पे हमारे पास क्या? टेस्ट चार्ज। अब इन दोनों के बीच में कहती है अट्रैक्शन, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो क्यू नॉट कहाँ पे? ये हमारे पास ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में आएगी, है ना। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी वजह से आ गई? नेगेटिव और टेस्ट चार्ज के बीच के। अब बी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज, और पी के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये इससे दूर जाएगा, तो इसकी तरफ तो आएगा नहीं, तो दूर कहाँ जाएगा? इधर वाली साइड जाएगा। ठीक है ना, ये दूर चला गया। ठीक है, ये आपके पास होगी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाए तो क्या करते हैं? E1 प्लस E2। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या करते हैं? E1 माइनस E2। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी है उसको पहले लिखते हैं। अब ये कैसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये हमारे पास कैसे जा रही है? ऐसे करके जा रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगी? सेंटर में आएगी। तो ऑब्वियस है इधर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड आएगी? इस साइड जाएगी आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड जाएगी। ठीक है, अब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कैसे करेंगे? तो हमने क्या करना है, जो हमने E1 और E2 लिए ना उनको हमने क्या करना है? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। जो हमने E1 और E2 लिए हैं उनको जब हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास ये ई है तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए होता है थीटा। थीटा वाली जो लाइन होती है उसके साथ हम ई कॉस थीटा लिखते हैं, और जो नहीं होती जिसके साथ थीटा नहीं होता उसको ई साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, इसको याद रखो बस। अब देखो, सबसे पहले तो हमारे पास थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पे थीटा बनाना पड़ेगा। तो देखो, एक ऐसे करके जेड फॉर्म हो रहा है, ये आपके पास ऐसे करके जेड फॉर्म हो रहा है। देखो ये जेड फॉर्म हो रहा है ना ऐसे करके। ठीक है ना, अब ये जेड फॉर्म हो रहा है, जेड का ये वाला थीटा, ये इधर इधर कितना है? ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो बना लो। ठीक है, बना लो। जेड फॉर्म हो रहा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ऐसे ही अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हो और बीच में से लाइन ऐसे करके जा रही हो ना, तो अगर इनर वाला एंगल थीटा होता तो आउटर वाला एंगल भी कितना होता? थीटा। तो देखो, एक लाइन हमारे पास ये सीधी अगर एक्सटेंड कर दें, एक हमारे पास नीचे ये जा रही सीधी एक्सटेंड कर दें, इसमें से ये वाली लाइन देखो, ये वाली जो आ रही है ना E2 वाली लाइन जो सीधी आ रही है AB पे, तो इधर एंगल कितना है? थीटा। तो ऊपर भी कितना होगा? थीटा। बस बना लो इसको भी। ठीक है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें ऐसे करके तो हमारे पास ये वो जो लाइन है बीपी हमारे पास एक्सटेंड करें ऐसे करके, बीपी पहले लाइन इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा तो ऊपर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही मैंने आपको समझाना था। अब आ जाओ E1 को रिजॉल्व करते हैं। तो E1 के हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे। E1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इस डायरेक्शन में और एक बनेगा इस डायरेक्शन में नीचे। ठीक है, तो E1 के थीटा के साथ क्या आ जाएगा? E1 कॉस थीटा, और जहाँ थीटा नहीं है वहां पे क्या आ जाएगा? E1 साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही E2 के हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे, E2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बन जाएगा हमारा सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरा बन जाएगा ऊपर वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके साथ थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? E2 कॉस थीटा, और इसके साथ थीटा नहीं है, ये आएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझनी, देखो डायपोल में क्या होता है? इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। मतलब माइनस क्यू और जो प्लस क्यू चार्जेस हमने लिए, ये क्या है? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगी?
इक्वल, और इनके कंपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर कंपोनेंट इक्वल है, देखो एक ऊपर वाली साइड जा रहा है E2 साइन थीटा, और एक नीचे वाली साइड आ रहा है E1 साइन थीटा। तो ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक एक दूसरे को। तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना इस केस में, वो कौन देगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा देगा। ठीक है, बस इतना आपको समझाना था। तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले जो जो हमने किया है उसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने लेट किया था, let us take an electric dipole consists of two charges minus qn plus q separated by distance 2l। उसके बाद हमने क्या किया, और एक कटोरी लाइन बनाई ना, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसको एक कटोरी लाइन बोलते हैं। तो हमने बनाई, और ओपी को हमने किसके बराबर रख दिया, आर के। ये जो ओपी है ना, ये ओपी यहाँ पे किसके बराबर है, आर के बराबर है, ये हमने रख लिया। ये क्या है, बी द, यहाँ पे हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर, बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब क्या किया, उसके बाद ज्वाइन कर लिया एपी को एंड बीपी को। ठीक है, देखो एपी और बीपी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हमने एपी और बीपी की हमने वैल्यू भी निकालनी है। तो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है ना आपके पास, ऐसे करके आपके पास बन रही है ए पी, यहाँ पे ओ पॉइंट है, और ऐसे करके आपके पास इधर बन रही है बी पी और ओ, यहाँ पे बन रहा है ये 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है, थीटा, और ये भी एंगल कितना है, थीटा। तो हमने एपी की डिस्टेंस और बीपी की डिस्टेंस निकालनी, बेसिकली एपी और बीपी का हमने डिस्टेंस निकालना। तो लगाते हैं हम यहाँ पे एपी और बीपी के डिस्टेंस के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पहले एक ऐसे आपको बताया तो एपी और बीपी दोनों बराबर आएंगे, वो क्या आएंगे, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर आएंगे। निकाल भी देते हैं इधर। ठीक है, निकालते हैं इधर। देखो पाइथागोरस लगाओ इसके ऊपर, तो क्या है, ये क्या आपके पास बेस, ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना, परपेंडिकुलर आपके पास कितना आर है, और ये बेस कितना एल है, तो डाल आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ऐसे करके इसका भी निकल जाएगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन क्यू नॉट। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जब निकाला हमने क्यू नॉट पे, तो E1 आई। ठीक है, तो E1 किसके बराबर आ जाएगा, E1 आ जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्या है हमारे पास यहाँ पे, आर का अंडर रूट आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास दूसरी कौन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू ऑन क्यू नॉट। तो इधर E2 किसके बराबर आएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, मैंने सेम बताया आपको बीपी और इसके केस में होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा ये, और E2 आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास E1 की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास E2 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब जो हमने किया, जैसे मैंने उसमें आपको समझाया था कि हमारे पास क्या बना था,
2 मिनट। जैसे हमारे पास क्या बना था, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दी थी, इन दोनों ने दी थी। तो यही हमने इधर लिखना है। तो लिखो लिखो रिजॉल्विंग E1 and E2 into two component वर्टिकल कंपोनेंट थे, जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट है E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसकी वजह से है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, दैट इज E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और ये हम क्यों ले रहे हैं, देखो E1 cos थीटा की डायरेक्शन भी इधर वाली साइड है, E2 की इधर वाली साइड है, तो जब सेम डायरेक्शन हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है ना, बस तब वैल्यू पुट करो। अब इसको क्या कर सकते हो, अब आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, E1 इज इक्वल टू E2 के बराबर है। तो E1 क्योंकि हमारे चार्जेस भी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, E1 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या बन गया, 2 टाइम E1 cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो 2 टाइम, ठीक है 2 टाइम ई की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इंटू लास्ट में क्या आ जाएगा, Q कॉस थीटा। तो ई हमारे पास आ रहा है 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर माइनस सॉरी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, साथ में आ रहा है कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ेगी बना के। तो कॉस थीटा अगर हमने निकालना है तो ऊपर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन ही रहा है, ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल AOP हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम ये करें कि हम ले लेते हैं ट्राइंगल AOP हम ले लें, तो ये हमारे पास बेस है L के बराबर, ये परपेंडिकुलर हमारे पास R के बराबर है। ठीक है ना, तो ये एंगल आ गया, ये थीटा आ गया, तो ये बेसिकली ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये किसके बराबर है, L का स्क्वायर पर R का स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, L, तो L लिख लो, हाइपोटेन्यूज कितनी है, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेते हैं हम। तो इस इक्वेशन की कॉस को इसमें पुट कर दो, तो वेयर देयरफॉर ई हमारे पास किसके पास आ गया, 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू कॉस की जगह एल का एल अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर। रूट को हम क्या लिखते हैं, 1/2। तो यहाँ पे कितना लिख लो, 1/2। इसकी पावर कितनी, 1, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है आपके पास, 3/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे ई किसके बराबर आ जाएगा, ई आ जाए आपके पास Q इंटू 2L अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर का 3/2। इन दोनों को मिला दिया, बेस सेम थे, पावर ऐड कर दी, यहाँ से Q अलग रखा और 2L के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो E हमारे पास आ जाता है यहाँ पे P, क्योंकि Q इंटू 2L किसके बराबर है, हमारे पास P के बराबर है। तो ये हमारे पास आता है P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बाय 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी करेंगे वैसे ही स्पेशल केस जब हमने किया, इफ L इज वेरी लेस देन R, दैट इज L इज इक्वल टू 0, L की जगह भी 0 पुट करो, तो E किसके बराबर आ रहा है आपके पास, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन बाय 3/2।
तो किसके बराबर आया, P इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर 3/2। इस 2 से ये कट जाएगा तो P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर का क्यूब आ जाएगा। तो ये इक्वेटोरियल आ गया, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड